गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो मेजर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप चाइल्ड, अस्त विकलांग बालक। ये वे बालक होते हैं जिनके जो बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं और मांसपेशियाँ ठीक ठाक से काम नहीं कर पाती हैं, जिनको चलने में, बैठने में, उठने में मुश्किल आती है। ठीक है, और ऐसे बालकों को सामान्य रूप से विकलांग या अपंग कहा जाता है। और जो इनको चलने और फिरने के लिए एक कृत्रिम उपकरण की आवश्यकता होती है। और ये जो उपकरण होते हैं जैसे कि बैसाखी हो गए, व्हीलचेयर होगी, विशेष जूते हो गए, और ऐसे उपकरणों की सहायता से ये आसानी से चल फिर सकते हैं। अगर ऑर्थोपेडिक की बात की जाए, इसमें Orthopedical handicap is the severe orthopedic impairment that affect a child education performance। इसका जो विकलांगता का जो असर होता है वो उनके शैक्षिक प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ये अगर अपंग बालकों की अस्तबंधित बालक तब कहा जाता है जब जन्म से बीमारी हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण या जन्म से उनकी अस्थियों, मांसपेशियों और जोड़ों में कोई दोष हो, तब वे सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते हो, उनको चलने फिरने में कोई मुश्किल आती हो या दिक्कत आती हो, तब इनको हम अस्तबंधित बालक कहते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हम वो कैसे करेंगे, वो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो शारीरिक विकृति यानी कि फिजिकल डिफॉर्मेटिंग की बात करें तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही शारीरिक विकृत होते हैं। जैसे कि मान लो कि जब उनका जन्म होता है तो उनके हाथ पाँव वो शुरू से ही टेढ़े होते हैं, और जैसे कि मान लो पूरा शरीर ठीक है, पाँव एक टेढ़ा है या एक ठीक है, बाकी पूरा शरीर ठीक है, ऐसे यानी कि कोई ना कोई एक किसी अंग में टेढ़ापन हो या फिर बड़ा होना, पैर घुमा हुआ होना, पैर छोटा बड़ा होना, गर्दन टेढ़ी होना या कुब निकला होना, ये जो सारी चीज़ें आती हैं वो शारीरिक विकृति में आती हैं। इन ऐसे बच्चों को फिर सीढ़ी चढ़ने उतरने में कठिनाई आती है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई आती है। आप लोगों ने देखा होगा ये इनकी जो चाल होती है, लचक होती है, वो सामान्य जो चाल से थोड़ी अलग होती है, यानी कि लचक के साथ इनको चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियों में आपसी समझ की कमी, यानी कि जो लैक ऑफ मसल्स लाइक हार्मोनी की बात की जाए तो इसमें जो बच्चे होते हैं, हल्की भी वस्तु को भी जो बच्चा वो उठा नहीं सकता, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में वो पावर, वो शक्ति नहीं होती कि वो उस चीज़ को, भारीपन को उठा पाए। ठीक है, इनके साथ साथ इनको फिर लिखने में भी कठिनाई आएगी, डिफ़िकल्ट राइटिंग होगी, डिफ़िकल्ट वॉकिंग होगी, डिफ़िकल्ट कैचिंग होगी, इनको पकड़ने में भी कठिनाई आएगी। और साथ साथ अगर मान लो उनके शरीर का कोई अंग कट जाता है, और शरीर का कोई भी अंग किसी भी दुर्घटना से कट जाता है या काटना पड़ता है किसी बीमारी के कारण, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति के लिए में भी अस्त असक्षम ग्रस्त बच्चों की पहचान की जाती है। और ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि पहले बताया, इनमें विशेष जूते होते हैं। मान लो अगर किसी के पैर टेढ़े हो तो उनके लिए विशेष जूते बनाए जाते हैं। अगर किसी का एक टांग या पाँव नहीं होता है तब भी उन लोगों के लिए या लकड़ी के या कोई ऐसे प्लास्टिक के हाथ पाँव का इंतज़ाम करके उनको उस लायक बनाया जाता है। पूरे तरीके से वो वैसे नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनको कई हद तक चलने फिरने में आसानी हो जाती है। और जो इनकी विशेष लिखन सामग्री, स्पेशल राइटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हैं हमारे आएंगे लर्निंग डिसेबल चाइल्ड, यानी कि अधिगम असमर्थ बालक। अब अधिगम असमर्थ शब्दों से अभिप्राय उन दिशाओं से, उन बालकों से होते हैं जो बालक मस्तिष्क में चोट लगने से या फिर मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम ना हो। ठीक है, और किसी के द्वारा बोले गए शब्दों के अर्थों को समझने में असमर्थ हो, पढ़ने में, लिखने में, या फिर कोई गणित की संख्याओं को समझने में कठिनाई अनुभव करते हों, तो जो ऐसे बालक होते हैं वो असमर्थ बालक कहलाते हैं।
ठीक है। और अधिगम असमर्थ बालक एक अथवा एक से अधिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा यानी कि दोष प्रदर्शित इनके होते हैं। ये जो दोष होते हैं वो लिखने में भी होते हैं, बोलने समझने में, सुनने में, वर्तनी में, भाव व्यक्त करने में, या मस्तिष्क में चोट या मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य ना करने से, हाथ पैर मानसिक तौर से नहीं ना चलने से, ऐसे बालकों की पहचान अधिगम असमर्थ बालक के रूप में की जाती है। और अगर इनके टाइप्स की बात की जाए, ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें जो आते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति। पहले पॉइंट्स की बात की जाए, इसमें डिसलेक्सिया में जो पीड़ित बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके वाचन से घबराते हैं और इनकी जो सामग्री होती है वो धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। इनकी वाणी संबंधी समस्याएं होती हैं, ये हकला के बोलते हैं, तोतले बोलते हैं। और इनका जो लेखन दोषपूर्ण होता है, एक एक करके धीमी गति से पढ़ते हैं, आपातकालीन स्मृति संबंधी दोष होते हैं। और इन बालकों की क्रिया होती है वो पहले चिंतन से में जो कमी पाई जाती है, ठीक है। इनके जो मेन कारण होते हैं वो ये होते हैं कि ये रोग होते हैं वह तांत्रिक तौर पर विकृति के कारण होते हैं। कहने का मतलब है कि जो वातावरण दोष होता है, कुपोषण की वजह से, निर्धनता की वजह से, जैसे कि पहले जो बच्चों को पोलियो हो जाता था वो नेचुरली होता था, वो या तो गरीबी की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पाते थे, या फिर किसी और कमी की वजह से, या तो फिर अगर गर्भवती महिला को अगर ये कमी है तो वो कमी उनके बच्चे में भी पाई जाती थी। पर इसका जो निदान किया जा सकता है वो इस तरह हो सकता है कि या तो उनकी पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए, अगर उनकी भाषा, वर्तनी में, उच्चारण में किसी भी प्रकार की स्मृति में कोई भी कमी पाई जाती है तो वो कमी बच्चों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के अधिगम असमर्थता के कारण इसका संबंध लेखन से है। इससे बंधित जो बच्चे होते हैं वो लिखे गए शब्दों को पढ़ने में जो कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि इसमें जो वो बच्चे आते हैं जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। उनकी जो लेखन होता है वो धीमा होता है, भद्दा होता है और त्रुटिपूर्ण होता है। और जो ये बालक होते हैं वो शीघ्र तक जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो उसका काम स्लो होता जाता है, उसके जो मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों के जो मेन लक्षण होते हैं वो होते हैं कि उनको कलम पकड़ने में ठीक ढंग से कलम पकड़नी नहीं आती और लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई होती है, वाक्यों को छोड़कर पुनरावृत्ति करते रहते हैं और अक्षरों के आकार समझने में उन्हें कठिनाई आती है। और ऐसे बच्चों का जो उपचार है वो लेखन अभ्यास द्वारा करवाया जा सकता है, और जो ये अभ्यास है वो खेल विधि द्वारा या फिर विजुअल वीडियोस द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। इसमें वे बच्चे आते हैं बंधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचान पाते। इस रोग से जो बंधित बच्चे होते हैं उन्हें हम जल्दी नहीं पहचान पाते हैं। इन बच्चों में जो गणित योग्यताएं कम होती हैं, जो मैथमेटिक की बात, उन्हें यानी कि जैसे कि मान लो बच्चा बड़ा भी हो जाता है, उसको जोड़ घटाव और मान लो घटाने में, गुणा करने में अत्यधिक देर लगती है। जो डिसकैल्कुलिया वाले बच्चे वो होते हैं जिन्हें माता पिता इन्हें सुस्त आलसी कहते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे बड़े होने के बाद भी इन्हें मैथमेटिक के गुणा जमा करने में थोड़ा वक्त लगता है। और इनके जो मेन लक्षण माने जाते हैं वो होता है कि असंख्या को पहचानने में इनको समस्या आती है, समय, दूरी और गहराई से जुड़ी समस्याओं में इनको समस्या आती है, श्रवण दृश्य इंद्रियों में इनको थोड़ी समस्या आती है। और अगर सबसे जो मेन बात होती है वो ये होती है कि इसमें अगर उनको जैसे कि हिसाब किताब नहीं आएगा तो उनको रुपए के लेन देन में सबसे बड़ी कठिनाई आएगी।
कठिनाई मीन्स ऐसे कि थोड़ा टाइम लगेगा, जोड़ करने के बाद उनको कुछ समय के पश्चात उन चीज़ों को वो समझ पाएंगे। इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास बहुइंद्रिय प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, या फिर खेल विधि द्वारा इनको समझाया जा सकता है, प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा समझाया जा सकता है, वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। जैसे उनको डेली नीड्स की चीज़ें खरीदने के लिए हम भेज सकते हैं, और धीरे धीरे उनको ये बता सकते हैं कि कैसे अगर हम आपको 100 रुपीज़ दे रहे हैं तो उसमें से अगर आप खर्चा करोगे तो कितना आपके पास बैलेंस बचेगा। ऐसी ऐसी वीडियो के माध्यम से हम उनके बीच में सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता की विकृति। इसे सामान्य भाषा में अगर बात करें तो ये इसका जो ध्यान केंद्रित आवेगों को निरंतर नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनका जो ध्यान है वो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर हो जाता है, ध्यान भटकने जिसको बोलते हैं। इसका जो कारण होता है कक्षा में, घर में अनुशासनहीनता का होना, शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं, और ये सामान्य स्तर का ध्यान आवेग अति क्रियाशीलता को सम्मिलित करते हैं। ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। अगर इन बच्चों की अगर हम बात करें, इसमें वे बच्चे आते हैं जिनका जो ध्यान है वो स्थिर नहीं रहता। जैसे अगर पढ़ाई की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो जैसे कि मान लो कि उनको काम कुछ दिया जाता है लेकिन उनका ध्यान बेध्यान हो जाता है, और वो उस काम को करने के बजाय कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं। इसलिए उनकी जो सामान्य स्तर का जो ध्यान आवेग होता है वो क्रियाशीलता सम्मिलित होता है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं संवेगात्मक रूप से अस्त होते हैं। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट जो आएगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो जो मेन विशेषता होती है वो फिजिकली, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव, एजुकेशन और बिहेवियर आएगी। अधिगम असमर्थ बालकों का जो विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद ये जाना गया है कि अधिगम असमर्थ बालकों में जो नाड़ियाँ होती हैं उनके जो मानसिक दोषों के कारण होती हैं, और ये जो दोष है वो नाड़ी संस्थान में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन बालकों के अंदर ध्यान केंद्रीकरण की कमी होती है, स्मृति और चिंतन की कमी पाई जाती है, शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर के संचालन की कमी पाई जाती है, संवेगात्मक की कमी पाई जाती है, इनमें संवेगात्मक योग्यताएं की कमी होती है, विशेष अधिगम असमर्थता होती है। यानी कि इन सभी कमियों के कारण इन अधिगम असमर्थ बालक कहलाए जाते हैं। इनमें फिजिकल की अगर बात की जाए तो अधिगम बधिर बालकों के शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कईयों के हाथ ठीक है, पाँव नहीं चलते हैं, लेकिन जैसे कि पाँव ठीक नहीं है और हाथ नहीं चलते, तो इसमें वही फिजिकल अधिगम बंधित बालक आएंगे। अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इस प्रकार के बालकों में सेपरेशन की समस्या बंधित होती है। इसमें बोलना और पढ़ने में दिक्कत आती है, यानी कम्युनिकेशंस में बोलने और पढ़ने में अपनी बात को मुख से के अलावा संकेतों हाव भाव द्वारा दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। यानी कि वही बात आ जाएगी, अगर इसमें ब्लाइंड बच्चों की बात की जाए तो इन बच्चों को दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, चाहे अगर वो एजुकेशन ब्रेल लिपि के द्वारा ग्रहण कर भी लेते हैं, इशारों के माध्यम से अपनी बात को बता भी सकते हैं, अपने भावों को समझा भी सकते हैं, लेकिन इन्हें ये जो बच्चे होते हैं दूसरों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। अगर संज्ञानात्मक की बात की जाए तो इसमें अधिगम बंधित बालक मानसिक रूप से तो कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रहण करने और समझने की शक्ति होती है वो अधिक होती है, और वे अपनी बात को पूरी तरह से समझा नहीं सकते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण इनके जो शब्दों का जोड़ नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चे होते हैं अपनी बात को ये समझा नहीं पाते, इनकी जो बातें होती हैं, अक्षर होते हैं, वो बीच में छूट जाते हैं, और उनके अन्य अक्षरों को दूसरे अक्षरों के साथ जोड़कर अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं।
अगर एजुकेशन की बात की जाए, ऐसे बालकों के लिए विशेष रूप से बनी शैक्षिक कक्षाओं में बिठाकर शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसे बच्चों को अगर हम नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो उनको ग्रुप में पढ़ाना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट कर पढ़ाना चाहिए और विशेष प्रशिक्षित शिक्षक के प्रबंध में पढ़ाना चाहिए ताकि वे सामान्य बालकों की तरह समझ सके। और बिहेवियर की बात की जाए तो ये व्यवहारिक रूप से बहुत आज्ञाकारी होते हैं और बट कई बार ऐसा होता है, ये कई बार जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इनको काबू करना मुश्किल होता है और इनका जो आत्मविश्वास में काफ़ी कमी होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो माता पिता हैं, गुरु हैं, दोस्त हैं, और इन सबको उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है बेटा, और ये तो इनके व्यवहार, फिजिकली, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव, एजुकेशन और बिहेवियर की बात आई। अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड की सबसे पहले तो इनका जो ये आता है कि दाएं और बाएं को लेकर इनमें भ्रम पड़ जाते हैं। इनको काफ़ी भ्रम होता है कि लेफ़्ट राइट में। दूसरा, इनमें बहुत तेज़ और बहुत धीमे से ये पढ़ते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, और पढ़ते समय ये पंक्तियाँ छोड़ देते हैं, यानी कि एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ देते हैं। इससे बीच में अक्षर यानी कि अपनी तरफ से कभी कभी अक्षर जोड़ देना, जैसे कल भी बताया था वाणी दोष में कि बच्चे स्कूल को स्कूल ऐसे शब्दों को जोड़कर लिखते भी हैं और वैसा ही वो बोलते भी हैं। पेंसिल कलम की अव्यवस्था ढंग से पकड़ते हैं, उनका पकड़ने का तरीका वो सही नहीं होता है। प्रश्नों के उत्तर देने में अधिक समय लगाते हैं। समय बताने में वो दिन, महीने और ऋतुओं से कम। गणित की सारणी याद करने में कठिनाई महसूस होती है, यानी कि उन्हें कैलेंडर्स की बात की जाए, मैथमेटिक की बात की जाए, उन्हें वो सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रह पाती हैं। मौखिक निर्देश में कमी पाई जाती है। अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं, छोटे अक्षर होते हैं, उन्हें गलत क्रम में जोड़कर शब्द लिखते हैं। ठीक है, जैसे कई बच्चों को आई में मुश्किल आती है, वो यानी कि जो शब्द होते हैं उसमें आई और ई में डिफरेंसेस नहीं कर पाते, बी डी में डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे इसमें आते हैं। शब्दों को विपरीत क्रम में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कल को लक बोलते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर अधिगम अक्षम बच्चों की पहचान की जाए तो ऐसे बच्चों में बहुत सारी जो डिसेबल पाई जाएंगी। इनमें अंकों का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे फिर पेंसिल पकड़ने का हो, या फिर पढ़ते समय पंक्तियों का छोड़ने का हो, ये जो सारी डिसेबिलिटी है वो इन बच्चों में आइडेंटिफिकेशन के द्वारा पहचानी जा सकती है। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे लर्निंग डिसेबल चाइल्ड और ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप चाइल्ड। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।